हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और आज यार ये इधर मैं खड़ा होके वीडियो बना रहा हूँ। द रीज़न इज़ कि यहाँ पे थोड़ा अच्छा मौसम हो रहा है कनाडा के अंदर। सो माई मेन थिंग और मेन रीज़न जो वीडियो बनाने का है वो आज ये है कि भाई मेरा मेन प्लान ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा था और काफ़ी सारे लोग यही पूछ रहे थे कि भाई हमारे वीज़ाज़ रिजेक्ट हो रहे हैं, बट हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे वीज़ाज़ के क्या मेन रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो रहे हैं। तो इस वीडियो में कवर करेंगे कि भाई कुछ पॉइंट्स या रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से आई पर्सनली बिलीव या मैंने अभी 1-2 साल में देखा है कि इन वजहों की वजह से सबके वीज़ाज़ रिजेक्ट होते हैं, जिसमें स्टूडेंट वीज़ा भी आ जाता है, इसमें विजिट वीज़ा भी आ जाता है, इसमें आपका स्पाउसल वीज़ाज़ भी आ जाते हैं या एनी सॉर्ट ऑफ वीज़ा आ जाता है। एक जनरलाइज रीजंस हैं, बट ये स्पेसिफिक रीजंस हैं और आप इसको उनको कैसे ठीक कर सकते हो वो भी बताऊंगा। तो चलो भाई शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गो फॉर स्टेप 1 या रीज़न 1 जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। मेजर रीज़न होता है वीज़ा रिजेक्शन का, या अगर कोई रिफ्यूज़ल लेटर आता है तो उसमें भी यही पता चलता है कि सबसे पहला रीज़न जो वीज़ा रिजेक्शन का है वो ये है कि भाई आपके पास फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। लेट्स सपोज आपने कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं बनाई उस हिसाब से जिस हिसाब से रिक्वायर्ड थी। बैंक स्टेटमेंट की अगर मैं जनरली बात करूं भाई, तो बैंक स्टेटमेंट का जो चक्कर आता है वो इम्पोर्टेंटली ये होता है कि एटलीस्ट हर जगह जो मैंने नोटिस किया है, खास तौर पे कनाडा के लिए बात करूं या इवन यूके के लिए भी बात करूं या मैं किसी और भी कंट्री के लिए बात करूं, तो मिनिमम भी 3 महीने से 6 महीने तक की बैंक स्टेटमेंट बनानी होती है। 3 to 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट आपने बनानी होती है। अब बैंक स्टेटमेंट बनाने के भी दो तरीके होते हैं। अगर अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे अप्लाई कर रहे हो तो उसकी स्टोरी काफ़ी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन अगर आप जो है वो विजिट वीज़ा पे कहीं किसी कंट्री में अप्लाई कर रहे हो तो उसकी स्टोरी डिफरेंट हो जाती है। लेट्स सपोज कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे अप्लाई कर रहे हो तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, कोई स्पेसिफिक हर जगह कुछ लिखा हुआ वगैरह नहीं होता। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो कहने का मकसद ये, फॉर एग्जांपल कनाडा में खासतौर पे ये होता है कि अगर 1 साल की यूनिवर्सिटी की फ़ीस 20,000 कैनेडियन डॉलर है, यूनिवर्सिटी की 1 साल की फ़ीस 20,000 कैनेडियन डॉलर है, तो आप 20,000 कैनेडियन डॉलर की 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखाओगे कि हाँ भाई मेरे पास इतने पैसे हैं। 20,000 कैनेडियन डॉलर्स दिखाओगे आप अपने बैंक स्टेटमेंट में। 6 महीने तक, 4 महीने तक, 3 महीने तक पड़े होने चाहिए हैं एटलीस्ट टू एटलीस्ट। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन की बात करूं जो कि विजिट वीज़ा है, अगर हम विजिट वीज़ा पे बात करें तो विजिट वीज़ा के अंदर की जो बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो एटलीस्ट ये होती है कि 1 साल का खर्चा, कि अगर फॉर एग्जांपल आप विजिट वीज़ा पे आपके लिए 6 महीने के लिए आप आते हो तो एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 1 साल तक के आपके पास बैंक स्टेटमेंट, मतलब पैसा पड़ा होना चाहिए जो कि आप जो है वो शो कर सको कि भाई ठीक है यार, मेरे पास 6 महीने से 1 साल तक का खर्चा है बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो कि 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए पड़ा हुआ है, तो आप विजिट वीज़ा अप्लाई करो। इस बेसिस पे आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। अब अगर मैं बात करूं कि सेकंड रीज़न क्या होता है जिसकी वजह से आपका विजिट वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा, कोई भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, सेकंड रीज़न जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि आपकी जेन्युइननेस ऑफ अप्लाइंग क्या है। मतलब अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपका रीज़न ऑफ अप्लाइंग क्या है, क्या आपने वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई किया है इन अ सेंस कि आपने उसको बताया कि यार आप किसी के साथ मिलने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स से मिलने जा रहे हो, लेट्स सपोज आप अपने किसी भाई से मिलने जा रहे हो, लेट्स सपोज अपने अपने आप बच्चे की ग्रेजुएशन की सेरेमनी अटेंड करने जा रहे हो, तो आपने क्या वो वैलिड रीज़न बताया है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। लेट्स सपोज आप विजिट वीज़ा किसी वजह से घूमने जा रहे हो तो आपने क्या ये बताया कि मैं घूमने जा रहा हूँ, तो क्या आपने होटल की टिकट्स बुक कराई है या आपने एयरबीएनबी बुक कराया है या आपने विजिट वीज़ा के बेसिस पे जो है वो आप किस बेसिस पे जा रहे हो, ये बहुत डिसाइडेड होता है। अब लेट्स सपोज बहुत सारे लोग स्टूडेंट वीज़ाज़ के लिए अप्लाई करते हैं, तो स्टूडेंट वीज़ा में आपको ये बताना पड़ता है कि भाई मैं जो है एक जेन्युइन स्टूडेंट हूँ। अब जेन्युइन स्टूडेंट के अंदर बहुत सारे स्पेसिफिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं जो कि हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, बट अगर मैं स्पेसिफिक फैक्टर की बात करूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो। ये पता चलता है कि प्रीवियस क्वालिफिकेशन, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है कि भाई क्या आप बंदा इसने पहले क्या पढ़ा हुआ था और अब ये जो अप्लाई कर रहा है वीज़ा के लिए अब क्या पढ़ना चाह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका किस फील्ड के अंदर वर्क एक्सपीरियंस है, क्या ये उसी वर्क एक्सपीरियंस के अंदर जाना चाह रहा है या नहीं जाना चाह रहा, ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट हो जाती हैं। तीसरा रीज़न ये हो सकता है, स्पेसिफिकली जो रीज़न्स होता है वो ये होता है कि भाई आप जो है वो इमिग्रेट करने नहीं आ रहे हो, जेन्युइन आप। देखो ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं कि भाई आप एक जेन्युइन वीज़ा
अप्लायर हो, मतलब आप सही वीज़ा अप्लाई करो, अगर विजिट वीज़ा अप्लाई करो या स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। और तीसरा रीज़न ये होता है कि आपको उसको सेटिस्फाई करना होता है कि मैं ये अपना मकसद पूरा करके अपनी होम कंट्री चला जाऊँगा। और होम कंट्री का मकसद ये है कि अपने होम टाइज स्ट्रॉन्ग करके दिखाते हो। तो मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप बता देते हो कि यार जैसे भाई मेरे लेट्स सपोज अगर आप स्टूडेंट के केस में बात करो, तो स्टूडेंट के केस में आप ये बता सकते हो कि भाई मेरे पेरेंट्स जो हैं वो अपनी होम कंट्री में रह रहे हैं, मैं उनको छोड़ के नहीं आ सकता। या फिर आप ये बता सकते हो कि भैया मेरी फैमिली अपनी होम कंट्री में है, मैं उनको छोड़ के नहीं आ सकता। बहुत सारे लोगों को जो मैं प्रेफर करता हूँ, ये प्रेफर करता हूँ कि आप इस तरह अपने होम टाइज दिखा सकते हो। क्या आप जो है वो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन, जैसे अगर आपकी होम कंट्री में आपकी प्रॉपर्टीज़ होंगी या आपके अब्बू या अम्मी या पेरेंट्स के नाम पे आपकी होम प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो ये एक बेहतरीन होम टाइज बन जाएगा कि यार इस बंदे ने तो पढ़ लिख के, तो इसके घर बार वगैरह इसका सब अपना होम, मतलब होम बहुत बड़ा होम टाइज होता है कि भाई मेरा घर ही उधर है, तो मैं इधर रह के क्या करूँगा। तो आप उनके डॉक्यूमेंट्स, वैल्यूएशन रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें भी दिखा सकते हो। अदर देन दैट आप ये भी बता सकते हो कि अगर आप मैरिड हो तो भाई मेरे बच्चे उधर हैं, मैं फैमिली के साथ अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं अकेले अप्लाई कर रहा हूँ। सो दिस कुड ऑल्सो बी द रीज़न ऑफ शोइंग होम टाइज। यार बहुत एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत ज़रूरी है कंसिडर करना, वो है लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। और इस वजह से बहुत सारे वीज़ा रिजेक्ट होते हैं। आई मीन बहुत सारे। चलो बताता हूँ होता क्या। देखो, अगर फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि यार मेरे पास ये डॉक्यूमेंटेशंस हैं और मैं ये डॉक्यूमेंटेशंस लगा रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक बताता हूँ कि एक दफ़ा क्या हुआ था कि मेरे पास एक बंदा आया, उसने मेरे साथ सेशन कंडक्ट किया, बातचीत करी और उसने बोला यार कि मेरा जो है ना वो वीज़ा रिजेक्ट हो गया और ये मेरी फ़ाइल थी, ये मैंने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। जब मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स देखे तो उसका सारे डॉक्यूमेंट्स, मेजॉरिटी डॉक्यूमेंट्स उर्दू में थे। हालांकि वीज़ा ऑफिसर को इंग्लिश समझ आती है और हर जगह पे ऑल कंट्रीज़ इंग्लिश में एक्सेप्ट करती हैं डॉक्यूमेंट्स, पर उन्होंने उर्दू में डॉक्यूमेंट्स लगाए थे और ना उनकी ट्रांसलेशन नहीं लगाई थी, कुछ नहीं लगाई थी, बस इतने उर्दू में भरे हुए डॉक्यूमेंट्स थे जो कि वो एक्सप्लेनेटरी नहीं हो रहे थे, उसका केस ही नहीं समझा पा रहे थे। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स ने लगाए थे लेकिन 30-40% डॉक्यूमेंट्स उर्दू में थे। जब वीज़ा ऑफिसर को ये फील होगा ना यार इसकी डॉक्यूमेंटेशन, इसकी फ़ाइल समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, डॉक्यूमेंटेशंस के बहुत ज़्यादा वीक हैं, समझ नहीं आ रहे, उर्दू में हैं, लैंग्वेज सही नहीं है, या डॉक्यूमेंट स्कैन ठीक नहीं हुए, ये भी रीज़न हो सकता है रिजेक्शन का। वो चाहे स्टडी वीज़ा हो, चाहे विजिट वीज़ा हो, कोई सा भी वीज़ा हो, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। या लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कह लो, मतलब डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट है, या ये कह लो कि वो डॉक्यूमेंटेशन सही से स्कैन नहीं हुए हुए या सही से एक्सप्लेन नहीं हुए हुए, ये भी रीजंस हो सकते हैं रिजेक्शन के। सो दीज आर सम ऑफ द फ्यू रीजंस जो कि आपको बहुत ज़रूरी है समझना और इनको कंसिडर करना बिफोर यू आर अप्लाइंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ वीज़ाज इन एनी कंट्री, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे वो विजिट वीज़ा हो, या कोई सारा जो है वो वीज़ा हो सकता है। तो इसको आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर यू अप्लाइंग फॉर अ वीज़ा, क्योंकि यार देखो रिजेक्शन बहुत जल्दी आ जाता है। जब रिजेक्शन आ जाता है तो आपको एक दफ़ा अगर किसी भी बाहर की कंट्री का रिजेक्शन आ जाते हैं, टॉप कंट्रीज़ के जैसे यूएस हो गया, कनाडा हो गया, मेरे खुद के कनाडा के 2 रिजेक्शन हैं, बट अगर इनके रिजेक्शन आ जाते हैं तो फिर वापस से वीज़ा फाइल करना, पहले तो अच्छी फाइल लगाना, उसके बाद ये रीज़न पिछले वाले रिफ्यूज़ क्यों उसको भी एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस जो आपको देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। और आई होप आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई होगी और इस तरह के कुछ और वीडियोज़ हैं इंशाल्लाह मेरे प्लान्स हैं और बनाने के लिए। मैं काफ़ी हद तक मेरा गैप था, बट प्रॉब्ली अब मैं वापस हूँ, इंशाल्लाह वीडियोज़ और बनाएंगे। सो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और नेक्स्ट वीडियोज़ अगर कोई टॉपिक कवर करना है तो कॉमेंट डाउन बिलो। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।